कभी एग्जीबिशन किया, कभी हमने वेडिंग्स की, कभी हमने टिकट सेलिंग कॉन्सर्ट्स किए। तो करते 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 6 मंथ्स में ही मेरी जॉब लग गई। 2-3 महीने पहले ऐसा समय आया, मैंने हार मान ली। और वार्नर ब्रदर्स, आप विश्वास नहीं मानोगे, वार्नर ब्रदर्स में क्या है, वो कैरेक्टर्स पे है, कैसे करेंगे, होता है कि नहीं होता है, दे अलाउड और नॉट। ग्रूम ने कहा कि नहीं, मुझे तो अब यही करना है। डर लगता है कि यार वो लोग तो हैं, फिर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि डर की तो बात होनी नहीं चाहिए, उनसे आपको तो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। कोई माचिस जला रहा है हाथ सेकने के लिए, दिल्ली, वो भी मानेसर, 6-7 दिसंबर। कुछ ऐसी बात हुई, जो हमारे वेंडर थे वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन सुबह हल्दी है, पूरे के पूरे वेंडर गायब हो गए। एक बार ऐसा हुआ था कि उस दिन मैं कुछ सालों पहले, इन शब्दों से जो बातें शुरू होती है ना, उसमें इतने किस्से, कहानियां और बातें छिपी होती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। सच मानिए, ये ही हमारी यादें होती हैं, जो घटे कभी भी लेकिन हमारे जीवन के साथ जिंदगी भर रहती है। वेलकम टू यादों की बारात विद दिनेश सोनी। मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस के लिए कोई सर्टेन रूल नहीं होता है। एक चीज जो आपके लिए काम कर सकती है, हो सकती है दूसरे के लिए वो रूल बिल्कुल नकारा साबित हो, और एक चीज जो आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित नहीं हुई और दूसरों के लिए वो रूल एक मापदंड बन जाता है। अपना रूल सेट करने वाले और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले एक ऐसे शख्स हमारे बीच मौजूद हैं जिनकी लाइफ अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। उम्र में भले ही छोटे हैं, जैसे कहते हैं ना कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। प्लीज वेलकम नन अदर देन रोहित अग्रवाल। रोहित, क्या बात है, क्या बात है रोहित। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा ये सोचता था कि इंस्पायर होने के लिए या किसी से प्रेरित होने के लिए आपको ना बड़े नामों की ज़रूरत है। बड़े नामों मतलब उम्र में बड़े नामों की, या जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। जब भी हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो किताबें खोजते हैं, हमारे पास में बहुत बड़े नाम आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे आसपास देखें तो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज भरी पड़ी हैं और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज बिखरी पड़ी हैं, जिनमें से कोई भी पिक कर लो और उन कोई भी में से भी एक स्पेशल निकलती है, जिसमें से आप एक हो। तो रोहित, सिग्नेचर इवेंट्स, और ये आज कैलकाटा ही नहीं, पूरे इंडिया, और इंडिया क्या, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो या डेस्टिनेशन इवेंट्स हो, अब्रॉड के हो, दुबई हो, सिंगापुर हो या कहीं भी हो, एक जाना पहचाना नाम है। रोहित अग्रवाल को तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये रोहित अग्रवाल जिसके आगे सिग्नेचर इवेंट्स आता है, हम सभी से यही पूछते हैं, उस रोहित अग्रवाल का जन्म कब हुआ? रोहित अग्रवाल को कब लगा कि यस, आई एम मेंट फॉर दिस इंडस्ट्री, मैं इवेंट मैनेजर बनना चाहता हूँ? एक डांस इंस्टीट्यूट है अभी भी, जहाँ पे हम लाइट देखते थे, साउंड देखते थे और मैनेजमेंट देखते थे। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके पहले मैं कुछ और करता था, तो मुझे बहुत रुचि आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो करते करते हम इवेंट में आए। और जो आपका क्वेश्चन जो आपने मुझे पूछा कि रोहित अग्रवाल को कब लगा कि मैं इवेंट मैनेजर बन गया, या बन तो कभी नहीं सकते, एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, बट कि हाँ मैं ये करूँगा और मेरे को इसमें आगे बढ़ना है। मैंने सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मैं सबसे पहले जो अपनी वेडिंग की थी वो अपने होने वाले साले की थी। अच्छा, होने वाले साले मतलब अभी खुद का ठिकाना नहीं है साले की वेडिंग पहले कर ली। तो हमारा फर्स्ट ब्रेक था वो, जो हमने पूरी वेडिंग की थी। उसके बाद हमने एक वेडिंग की थाईलैंड में, रॉयल क्लिफ में। और सच मानो कि मैं उसके पहले कभी इंटरनेशनल ट्रिप भी नहीं किया था। मैं यहाँ से गया, फर्स्ट टाइम मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनली जा रहा हूँ। इसके पहले मैं इंटरनेशनल कभी नहीं गया था। मैं यहाँ से थाईलैंड गया, रॉयल क्लिफ बोल के पटाया में होटल थी, जिसमें आप भी एक पार्ट थे। हाँ, मैं एक्चुअली ये आपने देखा होगा, मेरी आईज ऊपर हुई थी, तो आई थिंक ये उसी वेडिंग की बात हो रही है। तो मैंने होटल से बात कर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, क्या यहाँ पे क्लॉज है, क्या लॉज है, क्या चीज़ मुझे ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी बुक करने के पहले, क्या बात करनी है, क्या ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता।
मुझे क्लाइंट ने एक चोज दिया कि आप कर सकते हो, और मैंने भी अपना सूटकेस उठाया और थाईलैंड चल दिया। वहाँ पे गए तो मुझे जिस दिन लगा कि मैं कर सकता हूँ और वो क्लाइंट का बिलीव मेरे पर, मैंने एक सम अमाउंट का, जो अमाउंट मैं सोच भी नहीं सकता था, मैंने उस होटल की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दी कि कन्फर्म्ड हम यहाँ पे कर रहे हैं। ना मेरे साथ क्लाइंट है, ना मेरी टीम मेंबर है, ना मेरे पार्टनर्स है, कोई भी नहीं, मैं अकेले गया और साइन कर दिया। तो उस दिन मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ तक मैंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं इवेंट की इसकी प्लानिंग करूँगा, इसको एग्जीक्यूशन करना और इसको दी बेस्ट इंटरनेशनल वेडिंग बनानी है। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसमें कुछ करना है। रोहित, तुम कर सकते हो। वो उस दिन वो वाली मुझे फीलिंग आई कि हाँ रोहित, ये तुम कर सकता। उस दिन मुझे लगा जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन की, मैंने उसके बाद कि अब मुझे एग्जीक्यूशन भी करना है। आज मैंने होटल बुक किए, प्लानिंग, डेकोर, आर्टिस्ट, प्रोडक्शन सभी करनी पड़ी। अगर मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया वेडिंग, तो उस दिन लगा कि रोहित अपने भी, क्योंकि सपना देखते थे कि उस समय इतना इंस्टा नहीं था, फेसबुक नहीं था, पर सुनते थे कि आज इसने थाईलैंड में वेडिंग की है, इसने दुबई में कर रहे हैं, ये उस समय टर्की में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कभी हम भी कलकत्ता के बाहर या इंडिया के बाहर करेंगे। तो मैंने कभी इंटरनेशनल गया ही नहीं है, मैंने कभी सोचा कि इंटरनेशनल करूँगा। किसी ने मेरे पे इतना फेथ किया, मतलब तू कर सकता है, जा। ये ग्रूम का वर्ड है कि आप कर सकते हो, आप जाओ। और मैं अकेले गया, सब कुछ फाइनल की। वो मेरे लिए मतलब भगवान का रूप बन के मेरे लिए क्लाइंट आए थे। वो आज भी मैं उनको वैसे ही मानता हूँ कि ये तो आप चाहो तो, या तो भाई भाई पे भी इतना भरोसा नहीं करेगा, कि बिकॉज मैं कभी थाईलैंड गया हुआ, कहीं इंटरनेशनली नहीं गया हूँ। वहाँ पे कैसे बात करनी है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, किसका ध्यान रखना है, नहीं रखना है। बट मुझे एक बेसिक आइडिया था, एक अच्छी नॉलेज थी। मैं कुछ नॉलेज लेके भी गया था अपने, जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ या जिनसे मैं सीखता हूँ, तो उनसे मैं थोड़ा बहुत नॉलेज लेके भी गया था कि कैसे बात करनी है, क्या करना है। तो उस दिन मुझे लगा आफ्टर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब मैं साइन कर रहा था तो इट्स लाइक कि समझ लो मेरा आँख से आंसू गिर गए थे। वो मोमेंट था कि मुझे पता नहीं था मैं इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैं कैसे साइन कर रहा हूँ। मतलब वो अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। और मतलब इससे पहले आप कितनी वेडिंग्स या वो ऑर्गेनाइज कर चुके थे? इसके पहले हमने कलकत्ता में, राजस्थान, इंडिया, गोवा, इंडिया में हर जगह ही हमने कर चुके थे हम। अच्छा, ऑलरेडी कर चुके थे। इंडिया में हम कर चुके थे, बट इंटरनेशनल कभी हमने नहीं किया था और ना ही हमें आइडिया था। तो वो हमारी फर्स्ट वेडिंग थी, इंटरनेशनल फर्स्ट वेडिंग थी। इंडिया में हम बहुत वेडिंग किए थे, कलकत्ता में भी कर रहे थे, बट नॉट दैट स्केल ऑफ वेडिंग। वो स्केल, उस वेडिंग का स्केल भी वैसा था, और चेरी ऑन द केक वाज कि वो इंटरनेशनल वेडिंग भी था। लेकिन ये सिलसिला, मतलब रोहित अग्रवाल को ये लगा कब कि बॉस मैं इवेंट मैनेजर बन सकता हूँ? ये तो अपने थाईलैंड तक पहुंचे तब तक तो आप आई थिंक स्टेब्लिश्ड हो चुके थे समहाउ बोल सकते हो आप, एट सम एक्सटेंट। तो आप थे। लेकिन वो पहली बार जब होता है ना कि यार ये भले ही छोटी सी ही चीज हो, लेकिन मैंने ऑर्गेनाइज किया, या वो इवेंट मैनेजमेंट की शुरुआत कैसे हुई आपकी? इवेंट मैनेजमेंट की शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो डांस इंस्टीट्यूट थी, है अभी, तो वहाँ पे हम, उनका एक एनुअल फंक्शन होता था कला मंदिर में, जिसमें भी आप बहुत बार आते थे। तो उसमें हम मैनेजमेंट देखते थे, गेस्ट की एंट्रीज देखते थे, लाइट, साउंड, ट्रस, एलईडी। मुझे बहुत रुचि आती थी कि लाइट कैसे घूमती है, कंसोल के पास खड़े हो जाना, मिक्सचर्स को देखना, कैसे एक एंकर रिवर्ब बढ़ा रहे हैं या बेस कम करवा रहे हैं, सिंगर्स कैसे अपनी बैलेंसिंग करवा रहे हैं। तो मुझे बहुत रुचि आती थी। तो स्टार्टिंग में तो मैं वहाँ पे वॉलंटियर का काम करता था। इट्स लाइक लोगों को एंटर कराना, पासेस देखने, उनको पासेस चेक करके सीट में बैठाना, प्रॉपरली बैठाना। पर उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट उनका जो नेक्स्ट ईयर एनुअल शो हुआ, तो उसमें मैं लाइट देखा, साउंड देखे, प्रॉप्स देखे, कॉस्ट्यूम्स बन रहे हैं, तो मुझे उसमें बहुत रुचि आने लगती थी। तो जैसे अभी इसका मंथ आने वाला है, तो मैं 2 महीना पहले से प्रिपेयर हो जाता था, नहीं मुझे जाना है, मुझे देखना है, मुझे करना है। तो वैसे करते करते लगा कि नहीं, कि दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी, इवेंट मैनेजर मैं ही बनूंगा और मैं बनूंगा। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना है। तो वो जिनके लिए मैं करता भी था ना, तो उनको भी लगता था कि नहीं, उन्होंने वो भी मेरे पे, आप बोल सकते हो कि ज़्यादा मुझ पर नहीं भरोसा करते थे कि ये काम भी इसको दे देते हैं, ये काम भी इसको देते थे, ही विल हैंडल, वो कर लेगा, कोई दिक्कत। आपकी एबिलिटीज दिख गई थी कि यू कैन हैंडल इट। उनको दिखी और फिर वो मुझे भी दिखी कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ। तो हम वहीं से ही, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इवेंट मैनेजर बन सकता हूँ। फिर आपने कुछ कोर्स वोर्स किया इसके लिए, या वो इनबॉर्न जो चीज़ें? इसमें भी एक बात है, हमने, जैसे मैं क्लास 12 पास करके, तो मैं EMDI बोल के इंस्टीट्यूट होती थी, इवेंट मैनेजमेंट
डिप्लोमा इंस्टीट्यूट। अच्छा। तो उसमें 9 मंथ्स का एक डिप्लोमा कोर्स था, तो मैंने चलो इसको भी कर लेते हैं, डिग्री भी हो जाएगी साथ में। हाँ। फ्रीलांसिंग तो करी ना, डिग्री भी हो जाएगी। तो हमने डिप्लोमा कोर्स के लिए इनरोल कर ली। फ्रीलांसिंग तो कर ही रहे, हमारा एक डिग्री भी हो जाएगा। तो 2-3 महीने थ्योरी क्लासेस चलते गए, फिर ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए फील्ड वर्क क्या होती है, कैसे लोग काम सीखेंगे, उसके लिए वो हमें फ्रीलांसिंग के हिसाब से बड़े बड़े कंपनियों में काम करने के लिए भेजते थे फॉर अ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैं करते गया, कभी कभी किसी इवेंट्स के लिए किया, कभी हमने किसी इवेंट्स के लिए, कभी सोशल किया, कभी एग्जीबिशन किया, कभी हमने वेडिंग्स की, कभी हमने टिकट सेलिंग कॉन्सर्ट्स किए। तो करते 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 मेरे को क्या हुआ, 6 मंथ्स में ही मेरी जॉब लग गई बिफोर कंप्लीटिंग माई डिप्लोमा कोर्स। और मैं भी बनिया था, मारवाड़ी था, तो मैंने भी लगा कि चलो ठीक है, कोर्स तो बाद में देख लेंगे, पहले जॉब तो ले ही लो, पैसे आ रहे हैं तो पहले जॉब तो ले ही लो। तो एक बैंगलोर की इवेंट कंपनी थी जो एग्जीबिशंस करती थी, एजुकेशन पे एग्जीबिशंस करती थी, तो उसका ईस्ट मैं देखता था, ईस्टर्न जोन पूरा मैं देखता था। वो किया, वो करते करते मुझे लगा ये मेरे लायक काम नहीं है। एक तो पढ़ाई, एजुकेशन, एग्जीबिशन, मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था, वो किक नहीं मिल रही थी कि हाँ नहीं, वो बस करने वाले पे कर रहा था मैं कि चलो ठीक है इवेंट का कंपनी है तो कर लेते, पर वो किक नहीं मिल रही थी। उसके बाद मुझे एक जॉब मिली कोई कनेक्ट से, EMD के कनेक्ट से, जहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। तो वहाँ से मुझे कनेक्ट मिली वेडिंग मैनेजमेंट कंपनी की। मैं वहाँ पे मैंने काम किया। वहाँ से मैंने काम करके नलबन गेट नंबर 5 होता था, आपने भी नलबन आज कलकत्ता का इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज में आते थे, तो वहाँ का मैं मैनेजर बना। अच्छा। नलबन गेट नंबर 5 का मैं मैनेजर बना कि कोई क्लाइंट आए, किसी को शादी करनी है, संगीत करना है, या कोई भी सोशल फंक्शन करना है, तो उनको दिखाना यहाँ फूड लेआउट होगा, यहाँ आपका स्टेज होगा, ये ब्राइडल रूम है, ये ग्रूम के रूम है, इतना कॉस्ट है, ये केटर अलाउड है, ये पैनल इवेंट मैनेजर। तो मैं सेल्स करने लग गया। तो जिनके लिए मैं करता था उनको भी नहीं, लड़का तो ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा के हम इनको एक, वो क्या करते थे, उनका गेट नंबर 5 भी था नलबन वाले, एंड उनकी इवेंट कंपनी भी थी, वो इंडिया अब्रॉड भी वेडिंग्स करते थे। तो उन्होंने मुझे इवेंट में ही डाल दिया, वहाँ से हटा के कि यू विल हैंडल माई पूरी वेडिंग। और दैट्स टाइम पूरी बहुत होती थी, गोवा बहुत होता था, तो गोवा वेडिंग आप हैंडल करोगे। तो वहाँ से मैंने वेडिंग सीखी, या बोल सकते हो वहाँ से उनसे मैंने वेडिंग सीखी कि वेडिंग्स कैसे होते हैं, कैसे आप क्लाइंट को हैंडल करते हो, कैसे आप एक वेलकम चेक इन से लेकर चेकआउट तक मैनेज करते हो, कैसे आप क्लाइंट को पिच करते हो, बिकॉज मैं उनके साथ सेल्स भी देखता था, कैसे आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हो, बिकॉज हम लोग जो काम करते हैं इसमें कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो कि नेवर थैंकिंग जॉब है, कि आप कितना भी कर दो कहीं ना कुछ रह जाता है, बिकॉज हम लोग थाउजेंड्स ऑफ चीज़ों के साथ हैंडल करते हैं इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, प्रोडक्शन, आर्टिस्ट, डेकोर, क्लाइंट मैनेजमेंट, फूड सर्विसिंग, सो मेनी थिंग्स। तो कहीं ना कहीं वो रह जाता है, तो नेवर थैंकिंग वाला चीज़ आ जाता है। फिर भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और वेडिंग्स के सिलसिला जो मेरी चालू हुई, उसके बाद से मैंने अपनी कंपनी खोली, वो वेडिंग सिग्नेचर इवेंट्स केम इनटू माय लाइफ। मैंने आपको केवल शुरुआती दिनों में सोशल इवेंट्स जो आप 31st नाइट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाया करते थे, और फिर उसके बाद में जो पटाया में हमने हमने शादी नहीं की पटाया में आपने ऑर्गेनाइज किया था, और वो करके तो मैंने बड़े 2-3 चंक्स में ही देखा। बट ये स्टोरी की आपकी ये जर्नी भी, आई एम श्योर कि कैलकाटा ही क्या, जितने लोग आपको जानते, कोई भी ये स्टोरी नहीं जानता होगा कि आपने अच्छा, उस समय आपकी सैलरी कितनी थी उस समय जब आप ये जॉब किया? जब मैं जॉब करता था मेरी सैलरी थी जो, इसीलिए मैंने EMD भी कोर्स तो बाद में कर लेंगे, दैट टाइम मेरी सैलरी चालू हुई थी 25,000 से, और 3 महीने में मेरी सैलरी हो गई थी 35,000। तो 13 years बैक 35,000 वाज वेरी गुड अमाउंट फॉर मी, कि हाँ एक जो क्लास 12 पास है एंड कॉलेज साथ में चल रही है, 12 पास होते ही आपकी 6 महीने में सैलरी 35,000 रुपीज़ है, तो वो एक था कि हाँ मतलब 12th के बाद में आप 35,000 रुपये कमा रहे हो, तो फिर फ्यूचर, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि बॉस अब तो लाइफ सेट है, यही करते रहें? या ये तो भैया मुझे आज भी नहीं लगता है। ओके। तो मुझे आज भी नहीं लगता है, ख्वाहिशें बड़ी हैं, सपने बहुत बड़े हैं कि ये लाइफ सेट है। और मैं बोलना भी चाहूँगा कि किसी को भी ऐसा लगना कभी नहीं चाहिए कि यही लास्ट है हमारा और मैंने सब सीख लिया है। ये 2 चीज़ कभी भी अगर आपके लाइफ में नहीं होती है तो आप
कहीं ना कहीं जाके आगे तो आप बढ़ोगे। यही नहीं आना चाहिए कि यही मेरी लास्ट। मुझे कभी नहीं लगा कि 35,000 के बाद मुझे लगता था कि 35,000 मुझे सैलरी मिल रही है तो मेरा उस समय टारगेट हो गया था कि मैं उन्हीं कंपनी से 70,000 कैसे लूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझ से को 70,000 मिले। जब मैंने वहाँ पे छोड़ा था मेरी 55,000 सैलरी हो चुकी थी। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ताज्जुब की बात है कि 18 महीने में मैंने 25,000 से 55,000 में अपनी सैलरी लेके आ गई थी। कि मुझे कोई काम नहीं था। मैं मोर देन डबल, नॉट इवन अ ईयर, 18 मंथ्स, 1.5 ईयर। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने कंपनी छोड़ी तो जो ओनर थे वो आज भी मेरे फेसबुक पोस्ट में आपको 13 ईयर्स पहले लिखेगा कि यू विल डू दिस, यू विल डू दैट, तुमको इंडिया में कलकत्ता में कोई नहीं रोक सकता, आई नो यू व्हाट यू हैव पोटेंशियल। ये वो जो ओनर्स है उन्होंने लिखा था, आज भी मुझे पता। जब हम बहुत गुड टर्म्स में मैंने छोड़ा कि भैया मुझे अब कुछ अपना करना है, अपना करना है। तो वहाँ से मैंने अच्छी चीज़ें सीखी, उसको इम्प्लीमेंट की अपनी ज़िंदगी में। कैसे आप एक वेडिंग्स कर सकते हो, कैसे सेल्स कर सकते हो, आप कैसे उस चीज़ को एग्जीक्यूशन कर सकते हो। वो करके फिर मैंने अपनी कंपनी खोली मेरे पार्टनर कुनाक मुंदड़ा के साथ। तो फिर हमने, वो पढ़ाई कर रहा था, ही इज़ परसुइंग CA एंड ऑल, और मैं पढ़ाई से ऑलवेज ही बहुत दूर रहता था। पढ़ाई छोड़ के मुझे सब करनी थी, सब करना, पैसे कमाने थे। तो वो पढ़ाई कर रहा था और ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम क्लास 1। हम लोग साथ में पढ़े, क्लास 1 से 12 देन BCom सब साथ में किया हमने। तो हम लोग पढ़ाई तो कर रहा है ठीक है, बट मुझे लगता है इस लाइन में पोटेंशियल है, अपने मिल के अच्छा कर सकते हैं। मैंने उसकी CA भी छुड़ा दी, अच्छा बीच में छुड़ा दी। बोले CA करके दूसरों के पैसे संभालेगा भाई, तो पैसे कमा और CA को जॉब पे रख। तो मैंने उसको भी अपने, मतलब चलो अपने साथ में मिलके करते हैं। सोशल इवेंट्स, देन वेडिंग शोज, कॉर्पोरेट शोज, आज सिग्नेचर इवेंट्स आई थिंक सभी तरह के शोज ऑर्गेनाइज करती है, ये करती है। लोकल जो कैलकाटा वेडिंग्स होती हैं वो करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, बाहर की वेडिंग करते हैं। बाकी चीज़ों के अलावा जब से सिग्नेचर इवेंट आपकी लाइफ में आया तब से आपने एक चीज़ मेंटेन की है कि हमेशा बड़ी चीज़ों को ही आपने टारगेट किया। आई डोंट थिंक कि वेडिंग्स के मामले में कभी भी आपने कोई कम बजट की या शुरुआती दिनों को छोड़कर बाकी आपने केवल, हाँ, टारगेट हमेशा बड़ी चीज़ों को चीज़ों पे रही है। कि जब से हमने वो थाईलैंड वेडिंग की तो उसके बाद हमने भी अपने एक SOP बनाई अपनी कंपनी के लिए कि नहीं हम इस तरह की वेडिंग करेंगे, अभी हम इस लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे हम नहीं करेंगे, या हम करते भी हैं तो हम वो ना करने का भी एक अपना तरीका होता है कि हम ये नहीं कर सकते या हमारी डेट अवेलेबल नहीं है। और हम वेडिंग बड़ी छोटी की तो बात फिर भी अलग है, हम वेडिंग उनकी करना चाहते हैं मन से जो हम करते भी हैं, जो हमें फ्रीनेस दे, जो हमें स्कोप दे, हमें इंस्ट्रक्शन ना दे कि आपको यही करना है, यही करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। हम उनकी भी बात सुनते हैं, फिर उनको एक ना करने का तरीका हमारा अलग हो जाता है, ये ठीक है। बट हम उनकी वेडिंग मन से करना चाहते हैं जो हमें कि हाँ रोहित ये कर ले तू, ये हमारा ड्रीम है। अब आप इसे, हमने ब्राइड ग्रूम का सपना सुना, हमें उनके सपने को हकीकत में बदलना है। तो हम उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो जर्नी है, जो 3 महीने 6 महीने की हमारी जर्नी होती है, उस जर्नी में हम चाहते हैं कि वो हमें फ्रीनेस दे, हमें स्कोप दे कि अब आप खेलो, मैदान आपका है, अब आप खेलो, बट लास्ट में आपको जीत के जाना है, जीत के जाना है। तो वो जब आती है ना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि क्लाइंट कुछ नहीं देख रहा है, क्लाइंट कुछ नहीं बोल रहा है, क्लाइंट ने बोला मुझे एकदम दी बेस्ट काम चाहिए और ऐसा काम चाहिए, मेरा टेस्ट ये है। हम उसके टेस्ट को, प्रेफरेंस को चाहते हैं कि हम दी बेस्ट दे सके। तो उसमें हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि हम उनको काम ऐसा दे, बिकॉज वो हमारे पे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हमारे काम को देख नहीं रहे, वो हम पे भरोसा कर रहे हैं। जो क्लाइंट हम पे भरोसा कर रहा है, हम चाहते हैं वो हम उनके लिए डबल दें, वो चीज़ उनके लिए डबल करें उनके लिए। मैं पर्टिकुलर इस चीज़ पे आना चाहूँगा वेडिंग्स के अलावा कि आप जो सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, टिकटेड शोज़ जो ऑर्गेनाइज करते हो, मैंने जो 31st नाइट के शोज़ आप ऑर्गेनाइज किया करते थे, या मुझे याद है कि कपिल शर्मा का एक शो आपने ऑर्गेनाइज किया था जिसमें आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट। और अगेन अ ब्रेक थ्रू फॉर सिग्नेचर इवेंट्स। जब हमने सिग्नेचर इवेंट्स खोला था तो उसके 2 साल बाद ही हमने 2 साल बाद ही मेरे बर्थडे के दिन ही मैंने कपिल शर्मा का शो किया था। और कपिल शर्मा उस समय पहली बार, मतलब कपिल शर्मा होने के बाद में उनका इंडिविजुअल शो पहली बार हुआ था कैलकाटा में। तो उसके कुछ एक्सपीरियंस, क्योंकि ये कैसे आया दिमाग में कि यार ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हम हाथ में लेते हैं?
के पीछे बिहाइंड द स्टोरी मेरे गाइड बोल सकते हो आप, मेरे बड़े भाई और मेरे फ्रेंड भी बोल सकते हो आप, सुदर्शन पुगलिया। हम लोग डेली मिलते हैं तो बातचीत होती है कि चल कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, हमला भैया करेंगे। वो भी बिजी अपने केटरिंग में यूनिट में, मैं भी बिजी हूँ अपने वेडिंग यूनिट में। करते तो फिर उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा बहुत चल रहा है यार, कपिल शर्मा का शो कराते हैं। हमने क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो मैं तो इतना वो भी नहीं था फ्लुएंट कि किसी को बोला कपिल शर्मा हो गया, अभी तो ठीक है। तो फिर करते हमने मतलब समझ लो मजाक में हम बैठे हुए थे, ऐसे ही जैसे आपसे आज बात कर रहे हैं वैसे हम कहीं बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, मतलब कर लेते हैं तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने ऐसे, आप विश्वास नहीं करोगे, हमने बैठे बैठे कपिल शर्मा को फ़ोन में ब्लॉक कर दिया। हमें वेन्यू नहीं पता, हमें डेट नहीं पता, हमने 4-5 टेंटेटिव डेट बता दिए कि नवंबर में कोई भी डेट उनका खाली होगा तो हम कर लेंगे। और लकीली उनका डेट खाली रहा मेरे बर्थडे पे। और वो शो ऐसा होता है कि इट वाज लाइक आई थिंक साइंस सिटी के शो में, मैंने साइंस सिटी में ऑडिटोरियम में बहुत शो है, मैंने कभी ऐसा शो नहीं देखा कि मैंने जो चेयर्स होती हैं ऑडिटोरियम में, उसके बाद भी आप तो साक्षात वहाँ पे थे, मैंने प्लास्टिक चेयर्स लगवाई है, आपने देखा ही। और स्टेज के अगल बगल में दरिया छोड़ो, आप बिगर दरी के भी लोगों को बैठा दिया मैंने। बिल्कुल, मैं उस शो की अगर पूरी जो घटनाएं हैं वो सब बताऊं तो लोग चेयर्स के बगल में जो सीढ़ियां हैं उस पर बैठे हुए हैं और टिकटेड शो में इतना ज्यादा क्राउड। उनका कहना था कि हमें सीट नहीं चाहिए भैया, आप मुझे सीढ़ी में बैठा दो, खड़े कर दो, बस हम मुझे अंदर जाने दो। आई थिंक वो कपिल शर्मा का जो फेम है वो उस समय वो भी काम आया और वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल एडवर्टाइज्ड, वेल जिसकी पब्लिसिटी भी बहुत अच्छी आप लोगों ने की थी। ये मैं अगर टेक अवे लूँ अभी तक की कन्वर्सेशन से, तो आपने हमेशा बड़ी चीज़ों को टारगेट किया। थिंक बिग, मतलब आप अगर ऑर्गेनाइज भी कर रहे हो कोई चीज़, 31st नाइट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप कलकत्ता के सबसे बेस्ट वेन्यू पे करोगे। अगर आपको इस तरह का कोई शो ऑर्गेनाइज करना है तो आप बुलाओगे कपिल शर्मा को, जो उस समय या अभी भी इस फील्ड के सबसे बड़े नाम हैं। और मैंने आपकी वेडिंग्स वगैरह में भी देखे, सब बहुत बड़े आर्टिस्ट या बड़े नेम फेम जो सेलिब्रिटीज़ हैं आप उन्हें इन्वाइट करते हो। बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है, और खासकर वेडिंग इंडस्ट्री में आप क्लाइंट के साथ जब नरेशन में बैठते हो तब भी ये सारी बातें आप जहन में रखते हो कि क्लाइंट को कितना बड़ा दिखाएं कि हम लार्जर देन लाइफ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी तक कितने शोज आपने ऑर्गेनाइज किए होंगे लगभग अंदाजन, अगर एक रफ आइडिया है? वेडिंग हमने अभी, ये मेरी 12th ईयर रनिंग चल रही है वेडिंग कंपनी को, एंड नियर अबाउट 400 वेडिंग्स तो हमने पक्का ही किया है। और कौन कौन से देश कवर कर चुके हैं? हम इंडिया तो करते ही हैं, कंट्री में आप सिंगापुर किया हमने, हांगकांग किया है, थाईलैंड किया है, दुबई किया है, बाली किया है, यही हमने किया है। मैं आपकी एक वेडिंग जिसकी काफ़ी किस्से चर्चे हमारे कलकत्ता के जितने इवेंट मैनेजर्स हैं और भी जितने इंडिया वाइज भी जितने इवेंट मैनेजर्स हैं, अभी दुबई में जो वार्नर ब्रदर्स टाइप का कुछ आपने एक ऑर्गेनाइज किया था, उसके काफ़ी किस्से चर्चे में आते हैं। अगेन ये मेरे लिए बहुत रिमार्केबल जर्नी, इसकी एक बहुत ही अलग ही स्टोरी है। यस 2023 लास्ट ईयर हमने की थी। तो आप क्लाइंट है, मैं इवेंट मैनेजर में आपसे मिलने गया, बोला आप दुबई में वेडिंग करेंगे, एकदम कर सकते हैं। तो मैंने बताया इस होटल पे करेंगे, यहाँ संगीत करेंगे। बोले तो सब करते हैं, आप क्या, फिर आप नया क्या करेंगे? तो मैंने सोचा तो मैंने उनको ऐसे बोला कि अगर मैं आपकी संगीत फरारी वर्ल्ड में कराऊं या एमिरेट्स पैलेस में कराऊं, तो मैंने ऐसे लूप में मैंने बोल दिया कि फरारी वर्ल्ड में करा लेते हैं, एमिरेट्स पैलेस में करा लेते हैं। मेरे बगल में टीम थी, तो भी मेरी टीम देख रही मुझे कि भैया सर ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी अपनी, कोई बात हुई ना, ये भैया अचानक से क्या बोल रहे हैं। तो क्लाइंट को बहुत वो हिट कर गया, ना आप एमिरेट्स पैलेस में करा दोगे, आप वार्नर ब्रदर्स में करा दोगे? एकदम करा देंगे। बोले मुझे तो वार्नर, जो ग्रूम था उससे हमने पापा को बोला मुझे संगीत तो वार्नर ब्रदर्स में ही करना है। और इससे पहले आप वो सोच के नहीं गए थे कि ये बात मैं बोलूंगा? मैं ना कभी वार्नर ब्रदर्स गया था और ना मैं सोच के गया था। और वार्नर ब्रदर्स, आप विश्वास नहीं मानोगे, वार्नर ब्रदर्स में क्या है, वो कैरेक्टर्स पे है, वो मुझे कुछ पता भी नहीं था। वार्नर ब्रदर्स एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो मूवीज वगैरह के प्रोडक्शन हाउस पे हिसाब से चलती है, जिससे इतना थोड़ा सा आइडिया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एक होता है ना कि आप आइडिया लेके जा रहे हो तो यू कैन पिच, आप बता सकते हो, मुझे कुछ आइडिया नहीं उसका स्टेज कैसा है, कहाँ पे हम स्टेज लगाएंगे, कहाँ पे हम कैसे करेंगे, होता है कि नहीं होता है, दे अलाउड और नॉट, वो भी मुझे नहीं पता। ग्रूम ने कहा कि नहीं, मुझे तो अब यही करना है।
मैंने भी बोला ठीक है करेंगे, कोई इशू नहीं है। 2-3 दिन बाद हमें रेकी करनी थी तो मैं चला गया। होटल्स वगैरह सब नॉर्मली हम करते हैं तो मुझे वो हम कर लिए। वार्नर ब्रदर्स की कहानी शुरू हुई। हम देखे वार्नर ब्रदर्स, सब समझे, कर तो सकते हैं बट चैलेंजिंग होगा अपने आप से। किया हमने, आगे बढ़ा, बुकिंग की। सोशल इवेंट वहाँ पे पहला हो रहा था वार्नर ब्रदर्स में, आज तक किसी ने नहीं किया। वेडिंग या वैसा कुछ? वेडिंग और संगीत किसी ने नहीं किया। कॉर्पोरेट 2-4 बार हुआ है वार्नर ब्रदर्स के अंदर, कॉर्पोरेट और कॉन्सर्ट्स ऐसे कुछ हुए हैं बट सोशल इवेंट्स नहीं हुए थे। संगीत करना था और क्लाइंट ग्रूम का मन था कि जिसमें वार्नर ब्रदर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो डांस करते हैं, मेरे को उसी स्टेज पे मुझे भी डांस, बेसिकली दे डोंट अलाउड, वो अलाउ नहीं करते हैं उस स्टेज पे। आप नीचे स्टेज बना लो, कुछ भी कर लो, बट वो ऊपर स्टेज पे अलाउ नहीं करते। सारे चैलेंजेस को मानना, हमें करना। तो हम करते 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 1-2-3 महीने पहले ऐसा समय आया, 2 महीने पहले ऐसा समय आया कि मैंने हार मान ली, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा वहाँ पे। सो मच ऑफ पेपर वर्क्स और बहुत सारी चीज़ें थी, परमिशंस, पेपर वर्क्स, रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा लग रहा था कि मैंने क्यों ही ये आइडिया दे दिया। तो क्लाइंट से हमारी बात हुई, बोला आप कर, अगेन समझ लो आप वैसे ही भगवान बन के ऑफिस एक क्लाइंट है, बोला आप कर लोगे, आप हिम्मत मत हारो, आप। अच्छा, ये क्लाइंट जब बिलीव देते हैं ना, तो वो किक 4 गुना मिलता है, बोला आप कर लोगे, आप हिम्मत मत हारो। मैंने क्लाइंट का सब 90% क्लाइंट आज के दिन में हम जो हमारे होते हैं वो इज लाइक अ फैमिली, तो वो फैमिली वाली बात हो जाती है कि ठीक है। तो मैंने अपने ग्रूम को फ़ोन किया, फ्रेंड हो गए थे हम, बोले भाई ये तो मुश्किल लग रहा है करना, अपने कहीं वेन्यू चेंज करते हैं, कुछ और सोचते हैं। रोहित यू विल डू इट, तुम कर लेगा, मुझे अच्छे से पता, आप कर लोगे, टेंशन मत लो, आप एक बार वापस जाओ, आप कर लोगे। तो वापस गया, वापस सारी बातें हुई, परमिशंस हुई, फाइनली वो दिन आ गया। आप विश्वास ना करोगे, जब वार्नर ब्रदर्स में सारे गेस्ट एंटर कर रहे हैं, वो डेकोर, वो फील्ड, वो स्टेज, वो हमने टाइम पे भी कर दिया। 7:30 एंट्री थी, 7:15 में वी आर रेडी। कि वहाँ पे जो आपको डेकोर का टाइम मिलता है ना, दैट इज ओनली 2 आवर्स। 2 आवर्स में यू हैव टू डू अ सेट ऑफ एंटायर थिंग। जो भी एक संगीत करने के लिए आपको एक प्रोडक्शन वर्क, मैनेजमेंट जो भी करना पड़ता है, वो 2 घंटे में ही आपको करना पड़ता है। तो हमने वो टाइम पे किया, उनकी एंट्री कराई, वहाँ संगीत हुई। और जब क्लाइंट ने वहाँ पे स्टेज पे बुला के जो अप्रिसिएशन दिया, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि बीच में आया था, ये मना कर दिया था कि नहीं कर पाऊंगा मैं, इसने हिम्मत हार गई थी, फिर असली यही लड़के ने आज ये शो कर दिया, मुझे, मेरे पार्टनर्स को, सबको बुला के जो उसने अप्रिसिएशन किया, उसने, मुझे अच्छे से याद है, इट वाज लाइक 3 मिनट्स 30 सेकंड्स तक उसने कंटिन्यू मेरे लिए बड़ाई की, कंटिन्यू बोला, मतलब वो रोहित ऐसा किया, हमारे लिए ऐसा किया, सिग्नेचर इवेंट्स ने ये किया। तो वो उससे ना आपको डबल किक मिलता है। तो उस दिन भी मुझे एक लगा कि नहीं, वी कैन डू, ये आखिरी नहीं है, अब मैं कहीं और भी वेडिंग कहीं और भी कर सकते। जो मेरे लिस्ट में है कि मैं यहाँ, मुझे यहाँ करना है, मुझे इस जगह पे करना है, मुझे वहाँ करना है, उस दिन और आपका हौसला खुलता है। जब आप एक कर लेते हो ना, तो आपका हौसला खुलता है कि नहीं, अब तो मैं यहाँ पे भी करूँगा। एक बार मैं ड्राइव पे ही कहीं जा रहा था, और जब मैं ड्राइव पे निकलता हूँ ना, जब बॉम्बे के आसपास आप देखते होंगे, तो क्या होता है ना, जब ये इगतपुरी, लोनावाला और उधर साइड है ना, तो उधर साइड आपको ना रास्ते मिल जाते हैं। और मजा तब आता है जब आप गूगल मैप ऑफ कर दो और जिधर रास्ते जा रहे हैं ना, बस चलते जाओ। देखा एक रास्ता इधर मुड़ रहा है, गाड़ी मोड़ लो। और हम चलते चलते एक ऐसे रिसोर्ट में पहुंचे, मैं फैमिली के साथ था, 3 साइड माउंटेन से कवर्ड था। और फिर हमने देखा, और वो रिसोर्ट वाज लाइक ब्यूटीफुल। अभी मुझे नाम शायद याद नहीं है। उस रिसोर्ट को हम गूगल मैप पे डालते तो शायद नहीं मिलता, क्योंकि हमें उसका नाम भी नहीं मालूम, ये लोकेशन भी नहीं मालूम। लेकिन बस आप चलते जाओ। शर्त यही है कि आपके अंदर करेज होना चाहिए, मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए। तो वो करेज जो आपके अंदर है, कि आपको पता भी नहीं है क्लाइंट के आगे जाके क्या करेंगे, लेकिन आप वार्नर ब्रदर्स का नाम लेते हो, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपने पहले डिलीवर कर दिया, उसके बाद प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन जब ये करेज और ये कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर दूंगा, इससे मैंने उनको बोला था। और करेज वहीं से मुझे मैं कहीं भी करता हूँ तो कि मैं कर दूंगा, ये मेरी एक हैबिट बोल सकते हो आप। नॉट कि ओवर कॉन्फिडेंस है तो कि मैं कर दूंगा ये चीज़। तो मुझे भी किक मिलता है कि जब मैंने क्लाइंट को बोल के आया, तो अब तो मुझे कोई भी हालत में करना ही है। वो वाली चीज़, मुझे एक अपने आप से लड़ाई करने में बहुत मज़ा आता है मुझे, आप ये भी बोल सकते हो। अच्छा रोहित, मैं आपकी एज और इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए मैं एक चीज़ जो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बहुत यूज़फुल रहेगी, कि जब आप छोटी एज में शुरू करते हो और आप ने मतलब बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए, और जब आप उन लोगों को देखते हो जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं एक जो नई स्टेब्लिशमेंट आती है या नया स्टार्टअप आता है, एज ए न्यू
बिजनेसमैन या न्यू इवेंट मैनेजर इन द इंडस्ट्री जहां ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड लोग हैं, डर लगता है कि यार वो लोग तो हैं, फिर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या ये लेवल का कॉन्फिडेंस कैसे आए कि अरे उन्होंने जो किया सो किया, मैं जो करूंगा वो और अलग होगा और डिफरेंट होगा? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि डर की तो बात होनी नहीं चाहिए, उनसे आपको तो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। अगर इस कंपनी ने ये किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर इस कंपनी ने ये किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। भले आपको टाइम लग सकता है, आप उन्होंने सपोज 3 साल में किया, आप 4 साल में कर सकते हो, या उन्होंने 3 महीने में किया, आप 6 महीने में कर सकते हो। पर डरने की तो इसमें कोई मतलब वो बात होनी नहीं चाहिए। आपको तो उससे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उस कंपनी में, या जो उन्होंने जो वेडिंग किया, सोशल इवेंट किया, वो आप उनसे ले लो और उसमें अपना एड ऑन करो एंड डिलीवर करो। ये मेरा जो भी कंपनी आने वाली है या कंपनी आ रही है, चाहे कोई भी स्टैब्लिश्ड कंपनी, आज मैं भी उस जगह पे था तो मेरे भी लगता है कि आज भैया ये कर रहे हैं, कोई कंपनी ये कर रही है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे कॉन्फिडेंस है, क्यों नहीं कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस बेटा आज उन्होंने किया तो वो भी तो आज ग्राउंड लेवल से ही ऊपर आए होंगे। कोई तो ये सीख के नहीं आ रहा है, कोई वो भी ग्राउंड लेवल से ऊपर आए होंगे। उन्होंने भी आज वो सीढ़ियां पार की जो मैं कर रहा हूँ, या आने वाले समय में कोई और करेगा। बड़े वाले नए लोगों की टांग खींचते हैं, उन्हें ऊपर आने से रोकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते। आज का दिन पूरा कोलैबोरेशन का, आज का जो जमाना हो गया, पहले ऐसा होता था बोल सकता हूँ, पर आज ऐसा नहीं। आज जितनी बड़ी वेडिंग्स कर रहे हैं या अच्छे वेडिंग्स कर रहे हैं, बड़ी की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, जो हम अच्छे वेडिंग्स कर रहे हैं, जो गुड वेडिंग्स कर रहे हैं, विदाउट कोलैबोरेशन आप आज के दिन में नहीं कर सकते हो। मैं कोई चीज में अच्छा हूँ, एक कंपनी आप है, आप कोई चीज में अच्छे हैं, एक कंपनी वो है, वो कोई चीज में अच्छा है, तो हम 3 कंपनी 3 पार्ट में अच्छे होकर करते हैं, तो वो वेडिंग का लेवल आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे जाएगा। अब वो खिंचाई वाली चीज अब वो नहीं रही। इट्स अबाउट कोलैबोरेशन। कोई ऐसा करेगा तो वही पीछे होना है, ये मेरा मानना है। अगर आप कोलैबोरेशन करके, आज मुझे पता है कि एक छोटी कंपनी है मेरे से, या कंपनी अभी नई नई आई है, तो मुझे पता है इसका स्ट्रेंथ है इस चीज में, तो मैं इसके साथ में लेके कर सकता हूँ कि मेरी बड़ी वेडिंग है, आप ये देख लो, ये देख लेगा और आप ये देख लोगे, तो मिलके वी कैन डू अ बिग फैट वेडिंग। डेफिनेटली। आज के दिन में तो आपको सीखना चाहिए, जो बड़े हैं उन वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं। आपको अपना गाइड, जैसे मेरे भी रोल मॉडल है, मेरे भी गाइड है कि हाँ मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट करेंगे। मैं इनको देख के जो आप सीखते हो ना, तो मैं भी किसी को देख के सीखता हूँ। तो वो दिखते कि नहीं, आपको जो कॉन्फिडेंस गेन आती है कि हाँ नहीं ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये एक और आपके अंदर रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ये मेरा मानना है। हाँ, क्योंकि ये पहले कहा जाता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन आजकल ऐसा है कि भाई आप बड़ी मछली हो, लेकिन आप छोटी मछली को केवल खाने के लिए नहीं हो, उन्हें साथ लेके चलो। हाँ, उसी से इंडस्ट्री भी ग्रो होगी ना। आप साथ पे लेके चलेंगे तो उसी से इंडस्ट्री भी आपकी ग्रो होती है। यार लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि इवेंट इंडस्ट्री, वेडिंग इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी है। अगर हम छोटी मछली को खा जाएंगे तो वो बड़ी कैसी होगी। एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपको कि आपको एक तरफ तो वेंडर्स को हैंडल करना है, अपने एक अलग माइंडसेट और उस ढंग से होता है। आपको एक तरफ बड़े वेंडर्स के वर्कर्स से डील करना है, एक वेंडर्स से डील करना है जो वेंडर्स भाई अच्छे खासे रेपुटेशन है। आपको क्लाइंट से भी डील करना है, आपको आर्टिस्ट से भी डील करना है, लेकिन आप सेम टोन या सेम एटीट्यूड सबके साथ नहीं रख सकते। तो इसमें एज एन इवेंट मैनेजर आप किस ढंग से हैंडल करते हैं इन चीज़ों को? इसमें देखिए, जो हमारे वेंडर्स है या क्लाइंट्स है या आर्टिस्ट है, रिलेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी रिलेशन किससे कैसी है। आज हम अपने वेंडर्स को कभी भी वेंडर मानते ही नहीं है। आज हम वेंडर्स है तो मैं हूँ या हम हैं, वेंडर्स नहीं तो हम तो सिर्फ हम किसी के सपने को लेते हैं, हम वेंडर्स को जाके बताते हैं कि इनका सपना ये है, इनको उतारना है। मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक एग्जीक्यूशन करा रहा हूँ, अपनी डिज़ाइनिंग बता रहा हूँ और अपनी पार्टिसिपेशन बता रहा हूँ कि मैं इतना ऐसे ऐसे कर पाऊंगा, पर करेंगे काम वो। तो मैं वेंडर्स को बहुत महत्व देता हूँ और उनको कभी वेंडर्स नहीं समझता। अगर आपकी रिलेशन है ना, तो कभी कभी हम इवेंट मैनेजर फंस भी जाते हैं। रात को 2 बजे कुछ ऐसा हो गया, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बट दूसरा वेंडर आपका रिलेशन है तो वो चीज़ को काम निकाल के आपका काम निकाल देगा। इट्स ऑल अबाउट रिलेशन, कि आप वेंडर से रिलेशन कैसा रखते हैं। काम एट द एंड उन्हीं को करना है। हम तो उनको अपनी डिजाइनिंग के साथ काम करवा सकते हैं उनसे, बट करना तो उन्हीं को ही है। हाँ, मतलब एग्जीक्यूशन उन्हीं को करना है। आपने प्लानिंग कर दी, आपने प्लॉट्स बना दिए, भाई इस जगह में से मतलब अलग अलग फूल लेकर माला बना दी। सुगंध फैलाने का काम फूल को ही करना है। कभी ऐसा हुआ है रोहित कि बहुत बुरी तरह फंस गए हो? जैसे अभी आपने बताया ना कि रात में 2 बजे कहीं फंस गए, तो ये फंस गए वर्ड क्या होता है कि किसी एक मोमेंट पे इवेंट मैनेजर के पास में जिसमें हम कोई गलती भी नहीं है एकदम, हमारे लाइफ में ऐसा हुई है, एक ही बार हुआ आज तक। हम एक शादी कर रहे थे 6-7 दिसंबर, हेरिटेज मानेसर, दिल्ली के बगल में मानेसर जगह है, हेरिटेज बोल के एक प्रॉपर्टी है। कुछ ऐसी बात हुई, जो हमारे वेंडर थे वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, संगीत हो गई, अगले दिन सुबह हल्दी है और पूरे के पूरे वेंडर गायब हो गए। पूरे के पूरे वेंडर
ना लाइट साउंड डेकोरेटर कोई नहीं मेरे पास। मैं रात को आपको 11:30-12 बजे की बात बता रहा हूँ ना, उन्होंने हमसे पैसे मांगे कुछ मांगे, वो फॉल्स कमिटमेंट करके गायब हो गए। अब मुझे सुबह 9 बजे हल्दी कंप्लीट देनी है। अभी तो पार्टी अच्छी चल रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब सोने चले गए 1 बजे तक। तो जो मेरी टीम थी, जो हमारी इन हाउस टीम है, कुछ बारटेंडर्स अच्छे थे हमारे, दिल्ली से हमारे फ्रेंड्स बारटेंडर थे, मुझे अच्छे से याद है। और आर्टिस्ट में से साउंड इंजीनियर्स जो थे, जो हमारे साउंड संभाल रहे थे, आर्टिस्ट को संभाल रहे थे, तो हमने 2-4 उनको बुलाया। तो हर होटल्स में इम्पैनल्ड बोल के इवेंट मैनेजर्स होते हैं, इम्पैनल्ड रहते हैं कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड। रात को 2 बजे वो भी फोन नहीं उठाए, उनका भी कहीं काम चल रहा होगा, सो रहे होंगे कुछ भी। उनका माल पड़ा हुआ था पर वहाँ पे, उनका गोडाउन था। हमने जो होटल के अंदर मैं उनको जानता नहीं किनका गोडाउन था, बट गोडाउन था। अब मुझे इतना पता था कि हमको सुबह हल्दी देनी है, तो सबसे पहले आपको एक ऐड है, हल्दी में सबसे पहले आपको एक गेट वेलकम बोर्ड, जो लोग फर्स्ट प्रेजेंस वही दिखेंगे, और एक स्टेज देना जहाँ पे हल्दी होगी। बाकी तो हम क्लाइंट को संभाल लेंगे, ऐसा ऐसा हुआ है, यू हैव टू गिव मी सम टाइम, आपको थोड़ा टाइम मुझे देना पड़ेगा। वेडिंग हम अच्छा कर देंगे, पर ये रात वाला मैटर है कि हल्दी मेरे को छोटे रूप में ही करना पड़ेगा। हमने, मेरी टीम ने और मैंने भी, हमने ड्रेसेस उठाई, वहां से कपड़े उठाए, हमने कोई माचिस जला रहा है हाथ सेकने के लिए, दिल्ली, वो भी मानेसर, 6-7 दिसंबर, वॉलिंग की, डेकोर किया, फ्लावर नहीं लगा, कुछ हमारा फ्लावर नहीं था, और जो उसके पास प्रॉप्स थे, लेफ्ट राइट करके हमने 9 बजे क्लाइंट को एहसास होने नहीं दिया, और वो काम वहाँ पे खड़ा कर दिया। आज भी मैं बोलता हूँ तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वो रात भगवान किसी को ना दिखाए। अगेन रिलेशन, क्लाइंट से हमारा ऐसा रिलेशन था, जब क्लाइंट आके दिया कि ये डेकोर तो ऐसा होने वाला था, हमने वैसा बताया, तो उन्होंने हमें कुछ बात बोलने के अलावा उन्होंने हमें शाबाशी दी कि तूने ये रात को कर दिया, ये मिले बहुत है। तो दैट्स अगेन रिलेशंस मैटर, कि आपके क्लाइंट से भी कैसे रिलेशन है। हम उनको भी अपने घर, भाई, भैया, अंकल, वो फैमिली बना लेते हैं। ये उनको पता था, जो भी हो बात की बात है, पर उन्होंने उस समय बोला कि तुमने ये कर दिया, वही मेरे लिए काफी है रोहित, थैंक यू। वेडिंग आप अच्छा कर दो, बिकॉज यू हैव डे का पूरा टाइम है, आप आराम से कर दोगे। तो ये हम जो फंसने वाली वर्ड थी, ये हमने एक बार लाइफ में फंसे थे ये चीज, एंड वो एक इंसिडेंट ही था हमारे लिए। बट भगवान, ऐसे कैसे वेंडर्स अचानक से, मतलब उनके साउंड सिस्टम वगैरह पड़े थे? साउंड सिस्टम पड़े थे, बिकॉज संगीत वगैरह चल रहा था। तो जिसने हमसे काम लिया था ना, ही वाज, वो अब फ्रॉड बोल लो या कुछ ऐसा था उनके पे, तो कुछ सिस्टम सब कुछ पड़े हुए थे, या वो उसको काम करने का मन नहीं था, या कुछ भी बात हो सकती है। उसके बाद से मैंने आज तक मिला भी नहीं उनसे, ना वो हमसे मिलने आए कि आप हिसाब कर लो हमारा, कि हमने 2 काम किया है, वो उसका पैसे दे दो, या आपने जो एडवांस लिया है वो उसको ठीक कर लो, व्हाटएवर जो हिसाब होती है ना, उन्होंने वो ना मिलने भी नहीं आए, ना कभी हमने भी खोजा कि ठीक है वो कहाँ गए, क्या किए, नहीं पता मुझे। बट वो रात इज लाइक नाइटमेयर फॉर अस। मतलब आप उस रात में ट्रस्ट, बोलना बहुत ईजी कि हमने ट्रस्ट उठाया, लेके आया, बट जिसने उठाया, जिसने लगाया, हमने किया, हम कैसे उसको एक वेन्यू बना दिए, वो हमें पता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी वो दिन जो फंसने वाली चीज किसी के साथ भी ना आए, बट आपका रिलेशन अच्छा है क्लाइंट के साथ, तो वो मैटर किया कि क्लाइंट ने मुझे कुछ नहीं बोला। अगर आपका रिलेशन अच्छा है वेंडर के साथ, तो दूसरा वेंडर आपका काम कर दिया, बारटेंडर को क्या मतलब, वो मेरा काम आके क्यों करेगा। तो रिलेशन बहुत मैटर करता है। ये मेरा एक मोटो है कि आप रिलेशन सबसे ऐसा बना के चलो कि कोई आधी रात को भी आपको फोन करता है तो ही इज रेडी। हाँ, रोहित भैया ने फोन किया तो काम करना है, बात की बात है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो बात की बात है, पर काम कर। हालांकि मैंने एक सवाल रोहित आपके लिए ये सोचा था, जिसका समहाउ जवाब मुझे आप बातों बातों में ही मिल गया। मैं ये पूछना चाहता था कि आप जब इवेंट मैनेजर्स किसी एक वेंडर को या किसी आर्टिस्ट को, क्लाइंट को सजेस्ट करते हो, तो किन बातों का ध्यान रखते हो? तो मेरे ख्याल से अगर आपका रिलेशन अच्छा है, वो आपके लिए हर समय अवेलेबल है, और बिना ज्यादा सवाल पूछे आपने बोला और वो इम्प्लीमेंट करे, तो आपका अगर कंफर्ट जोन उस वेंडर या आर्टिस्ट के साथ में है, तो आप उन्हें ही प्रेफर करते हो। क्लाइंट का सपोज वो मेरे कंफर्टेबिलिटी आर्टिस्ट जो हैं या वेंडर्स है, पर वो क्लाइंट की जो ब्रीफिंग है उससे वो मैच नहीं हो रही, तब उनको हम जो सेकंड आर्टिस्ट है, या हमारे जो लिस्ट है कि हम एंकर्स में हमको इन्हें बोलना है, या डीजे में इन्हें बोलना है, या सिंगर में इन्हें बोलना है, या डिजाइनर में हमें इन्हें बताना है, तो हम वो उनको स्कोप भी देते हैं, वो उनको हम ऑप्शंस भी देते हैं कि नहीं, अपनी इनसे भी कर सकते हैं। कि हमारे लिए क्लाइंट का प्रेफरेंस, क्लाइंट का टेस्ट एंड क्लाइंट का जो सपना है उसको पूरा करना, दैट इज आवर फर्स्ट मोटिव। एक बहुत अच्छी बात है रोहित की, आपने कभी जो जीवन के स्ट्रगल्स होते हैं उन सब में, वो जरूरी नहीं है कि हर इंसान प्लेटफॉर्म पे सोएगा तभी सक्सेस हो, वो 5 दिन भूखा रहना तो खैर इस बात को मैं छेड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि
भूख एक ऐसी चीज है, अंबानी को भी वही लगती है जितनी एक रोड पे बेरोजगार या कोई भीख मांगने वाले जो हैं उनको भी लगती होगी। हमारी इवेंट फील्ड में हालांकि ज्यादातर होता है कि आप कितने भी पैसे कमा लो, आपको टाइम पे खाना मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही आपका जो लाइफ के प्रति अप्रोच रहा है, आपका इवेंट्स के प्रति जो अप्रोच रहा है, आपने वो स्क्रैच से शुरू नहीं किया। आपने हमेशा बड़ी चीजों को टारगेट किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस आप हमेशा बड़ी चीजों में ही डील करते रहे हैं। जो नए इवेंट मैनेजर्स हैं, बिल्कुल जीरो इवेंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं, वो कैसे शुरू कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट? मैं मानता हूँ आपको शुरू ऐसे कर सकते हैं। आप थ्योरी नॉलेज तो आपको चाहिए ही, बट प्रैक्टिकल नॉलेज से कोई बड़ी नॉलेज नहीं है। आपको अच्छे कंपनी में पहले स्टार्ट से जॉब करो, आप उनसे सीखो। ऐसा नहीं बस आप उनके यहाँ पर जाके ऐसा ना करो कि मुझे इतने पैसे मिले, बस मुझे 12 से 7 काम करना है और तब आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। इवेंट लाइन में तो आप नहीं सीख। बिल्कुल। अगर आपके रात को जो काम आपको नहीं दिया जा रहा है उसमें भी आप दिमाग लगाओ। आपको अगर रात को काम से समझ आपके ओनर्स ने, आपके बॉस ने बोले कि आप 9 बजे घर चले जाना, पर आपको लग रहा है कि 2 बजे तक वहाँ पे काम है, कुछ सीखने को मुझे मिलेगा, तो आप रहो। जो मैंने किया है अपने लाइफ में, तो आप रहो। मॉर्निंग बॉस आपको बोल रहा है आप 8 बजे आना है, अगर आपको लगता है कि 6 बजे मेरी ये कार की एंट्री है और ये मेरा प्रोडक्शन का सामान घुसना है, वो कैसे लगेगा? बिकॉज सीखने की कोई अंत नहीं है। आप वहीं पे एक अच्छे कंपनी से सीख सकते हो, वो आप में रुचि होनी चाहिए। सीखते 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 आप जो उनकी जो अच्छी चीज़ें सीख सकते हो वो सीखो। जो मेरी नॉलेज है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपको, वो सीखो। फिर उसमें अपना क्या डाल सकते हो कि आज हर इंसान बॉस कर रहा है तो बॉस सही होगा, ये नहीं हो सकता। आपको लग सकता है कि नहीं ये चीज़ में अगर ऐसे हो जाता तो ये और अच्छा हो जाता, टाइम पे हो जाता, वो आप अपनी चीज़ों को ऐड करो एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ओन। पीआर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप काम तो सीख लोगे पर आप सेल किसको करोगे, बेचोगे किसको? आपके पास क्लाइंटेज होना चाहिए, उसके लिए आपको पीआर करना पड़ेगा, आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, आपको अपना पीआर बहुत स्ट्रांग और जेन्युइन बनाना पड़ेगा कि लोग आप पे फेथ कर सके। हम पे लोग ट्रस्ट करते हैं। हम इस इंडस्ट्री में जिस लाइन में काम करते हैं, अगर हमारे घर में कुछ हो भी जाए ना तो भी हमें उनका फेरा तो उसी टाइम पे कराना है, हमें उनका वरमाला उसी टाइम पे। हम ये नहीं बोल सकते हम फेरा कल कराएंगे। नहीं डेफिनेटली आपको तो ये जो हमारा लाइन है, तो आपको अपना ऐसा पीआर बनाना है जो भी नए आ रहे हैं कि वो आप पे ऐसा ट्रस्ट कर सके कि कुछ भी हो जाए मेरा काम तो ये अच्छे से कर देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है, पर मेरा काम तो ये बेस्ट करके देगा। तो वो फिर जिस दिन क्लाइंट के पर आ गया और अब मार्केट पे ये आ गया कि हाँ ये लड़का जो कर रहा है या ये गर्ल्स जो कर रही है, ये अगर ऐसा कर दे रही है मतलब ये अच्छा काम कर देगी, इसको आप काम दे सकते। बेसिकली स्टार्ट करने के लिए कोई एक अच्छी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। उस समय तो हमारे समय तो एक EMDI था, अभी तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट कॉलेजेस डिप्लोमा कोर्सेज इंडिया लेवल पे आ चुके हैं। पहले आप 6-8 महीना वहाँ करो, वहाँ से थ्योरी नॉलेज लो, वो आपको प्रैक्टिकल फील्ड वर्क के लिए वही आपको भेजेंगे। वहाँ से आप चूज़ करो कि आज आपने 10 जगह पे गए तो आपको लगता है नहीं ये 2 जगह हमारे लिए बेस्ट था, वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई करो। दैट्स अ वे। ट्रैवलिंग वाली चीज़ है कि आप यहाँ से ऐसे ऐसे कर रहे हो आप, तो वहीं से करते करते आप चीज़ों को सीख के आप अपना चालू कर सकते हो। हमारे समय तो खाली एक ही था तो हमने एक ही उसमें ज्वाइन किया। अभी तो कैलकाटा बोलो या इंडिया लेवल बोलो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। यस। तो आपको वो भी करना चाहिए। थ्योरी नॉलेज भी आप गेन करो और उसके बाद प्रैक्टिकल, तो पूरी फील्ड ही प्रैक्टिकल नॉलेज, जिंदगी प्रैक्टिकल नॉलेज। आज हम भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आज भी है, चल रहे हैं। अब वो एवरीडे सीख सकते हो, नेवर एंडिंग वाली चीज़ है। इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान आपने एक बात पे बहुत एम्फेसाइज किया है, दैट्स रिलेशन, कि आप क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, आप वेंडर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ। लेकिन कभी कभी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। मतलब आप जितने भी ऑप्शन दे दो, ये कर दो, वो डिससेटिस्फाइड ही साउंड करते हैं। होते हैं ऑफकोर्स, कभी कभी मिलते हैं हमें ऐसा क्लाइंट जिनको हम पहले परख लेते हैं कि ये क्लाइंट चाहे मैं जान भी दे दूंगा तो भी बोलेंगे तुमने थोड़ा कम जान दिया है। ये लाइन अच्छी थी कि जान भी दे दो तो भी बोलेंगे थोड़ी कम जान दी। तो वैसे क्लाइंट को भी परख लेते हैं, कभी कभी नहीं भी परख पाते, उसको पार्ट ऑफ लाइफ समझ के ठीक है, उनका एक काम निकाल दिया, कुछ बात हुई तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो रिलेशन ऑटोमेटिक दोनों साइड से बिल्ट ही नहीं हो पाती। आज हम जिनके अभी काम करते हैं, सपोज मैंने एक भाई की शादी की, उसके भाई की शादी की, उनका बेबी अनाउंसमेंट किया, बेबी शावर किया, 25th एनिवर्सरी की, तो हमारा रिलेशन इज लाइक पीढ़ी वो चलते हुए आ रहा है। इज लाइक कि फैमिली है कि उनके घर में सपोज ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं कि अगर मैं केक भी जाना है या एक हैंड बुके भी जाना है तो मेरी टीम को फोन कर रहे हैं कि वहाँ पे केक और हैंड बुके पहुँचा देना। तो वो सिर्फ रिलेशन से हो सकता है, उसमें ना मुझे कुछ अर्निंग है ना उनको पता है कि ना उनका कुछ जाना है, बट एक सिर्फ रिलेशन से ही ऐसी चीज हो सकती है।
पेशेंस जवाब दे जाता है रोहित? कभी कभी खीज उठती है किसी मोमेंट पे, या कभी कभी ऑफकोर्स होती है, 100% होती है, कभी कभी चिल्ला देते हो किसी पे? ट्राई करते हैं कि नहीं चिल्लाएं, बट कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि उस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या पेशेंस लूज हो जाती है, तो दैट समटाइम्स, बट ट्राई करते हैं कि ऐसा नहीं करें। वो अंदर से कभी आ गया तो आ गया, बट वो जेन्युइनली कभी कि चाह के इंटेंशनली नहीं होता है कि इसको डरा के काम करवा लें। आप करा ही नहीं सकते हो किसी से। अगर उसका मन नहीं होगा ना, आप कितने डरा लो, कितना ही बोल लो, वो नहीं करेगा। आप इधर जाओगे उधर जाओगे, वो घूम जाएगा, वो अपने काम में लग जाए। जो इंसान मन से काम कर सकता है वो डर से नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूँ। कि मैंने भी वैसे किया। आज जब मैं उस फेस में था, जो मेरे को बोला कि आपका ये काम है, आपको ये करना है, इतना देखना है, तो वो मैं मन से करता था। मैं सीखता कि मुझे भूख थी, मेरे अंदर भूख थी कि मुझे करना है, मुझे अपना खोलना है, मुझे करना है, मुझे सीखना है, मैं जितना सीख लूँ वो मेरा है, मुझे भूख थी। अगर कोई ऐसा करता है भी कि मन से नहीं कर रहा है, वो डर के कर रहा है, तो वो सीख भी नहीं पाएगा, वो सीख भी नहीं पाएगा। वो एक प्रेशर में काम कर रहा है कि मुझे मेरा जॉब है या मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे इतना अपना ड्यूटी आवर्स को खत्म करना है। तो वो कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं आगे बढ़ भी नहीं पाएगा और सीख भी नहीं पाएगा जब तक आप मन से नहीं करो। चाहे आप कोई भी फील्ड में, नॉट इन वेडिंग, इवेंट मैनेजमेंट, आप किसी फील्ड में भी हो, सेम फॉर एवरीथिंग। अगर आप कहीं पे भी हो, अगर आपको सीखना है, कुछ करना है, तो आपको मन से करना होगा, आपको भूख होनी चाहिए। अच्छा रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि एक इवेंट मैनेजर के लिए ना, पिकिंग द राइट थिंग, सिलेक्शन ऑफ द परफेक्ट थिंग जो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये बहुत ज़रूरी होता है। इवेंट फील्ड में होते हैं तो एक बार एक क्लाइंट ने मुझे कहा था, एक इवेंट मैनेजर के लिए, वो बोला यार एक बात बताओ, स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो, एंकरिंग आप कर रहे हो, कोरियोग्राफर डांस सिखा के जा रहा है, साउंड वाला साउंड देगा, लाइट वाला लाइट देगा, फिर ये डेकोर वाला वो हमसे मीटिंग करके गया है, वो डेकोर वो करेगी, ये करेगी, ये क्या कर रहा है? ये इवेंट मैनेजर क्या कर रहा है? तो ऐसी कभी सिचुएशन आई है आपके साथ में? या अब इसमें क्या होता है, इवेंट मैनेजर का रोल बड़ा क्रूशियल हो जाता है कि इन सारी चीज़ों को लेना है। तो अब क्लाइंट्स को ज़ीरो आइडिया कि डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फिर क्लाइंट कुछ सजेस्ट करते हैं कि ये ऐसी डेकोरेशन कराएं, तो आप अपने इनपुट्स देते हो इवेंट क्लाइंट्स को, और अपने इनपुट्स देते हो डेकोरेशन जो कर रहे हैं उनको, कि ये फ्लावर की जगह वो फ्लावर लगाओ, या ऐसे पैनल की जगह वैसे पैनल लगाओ। जबकि आप उतने क्रिएटिव हो सकता है, उसके मुकाबले बहुत कम क्रिएटिव हो डेकोरेशन के मामले में। लेकिन जब आप अपने, तो ये वाली जो सिचुएशन आती है वो कैसे डील करते हो आप? कहीं हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, बट ये तो कंफर्म वाली बात है कि आज आप भले ही वेंडर्स लाइट वाले लाइट लगा रहे हैं, साउंड वाले साउंड लगा रहे हैं, डेकोर वाले डेकोर कर रहे हैं, या फोटोग्राफर फोटोग्राफी कर रहे हैं अपने, बट मुझे पता है कि उस बैंक्वेट में या उस लॉन में मुझे कितने फिट का स्टेज बनवाना है, मुझे कितना लाउंज बनाना है, मुझे स्पेस मैनेजमेंट देखना है, कितने आपके गेस्ट हैं, वो गेस्ट प्रॉपर्ली फूड एरिया तक जा पा रहे हैं, प्रॉपर्ली आपके स्टेज तक आ पा रहे कि नहीं आ पा रहे। डेकोर तो उसने कर दिया, वो स्पेस मैनेजमेंट ही नहीं देखी, वो हमारा काम होता है। अब मैं साउंड की एग्जांपल दूँ, लोगों को, हमारे क्लाइंट्स को या लोगों को लगता है कि साउंड वाले साउंड लगा दे। कौन सा साउंड लगाना है, कितना साउंड लगाना है, वो कौन सा आर्टिस्ट का क्या टेक राइडर है, वो क्या मांग रहा है, वो मैं दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ, उसको एग्जीक्यूशन कराना, उसका शो रन कराना, उसकी साउंड टेस्ट करानी। तो ये जो बैक ऑफ द वर्क होती है ना, एग्जीक्यूशन कराना, डिजाइनिंग कराना और उसको आपके टाइम पे उतारना, ये हमारा मेन काम रहता है। जो बहुत इजी होती है कि ठीक है फोटोग्राफर को बोल दिए, वो टाइम पे आ गए, और मुझे पता है कि अगर एक छोटे से इवेंट में अगर 10 फोटोग्राफर आ गए, तो वो सिर्फ फोटोग्राफर ही देखने, कोई ब्राइड ग्रूम या कोई स्टेज तो दिखना नहीं है। तो मुझे पता है कि वहाँ पे कितने लोगों को वहाँ पे एग्जैक्ट रखना है, बाकी को लेफ्ट राइट रखना है, जिससे लोगों का व्यू क्लियर रहे और हमारा कोई शॉट मिस ना हो। ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो एक एक्सपीरियंस से आती है आपको काम करते करते, ये टेक्निकल चीज़ें, उनको एग्जीक्यूशन कराना, डिजाइनिंग कराना, तो जो ऐसा बोलते हैं कि इवेंट मैनेजर करते हैं क्या, इवेंट मैनेजर ये करते हैं। और ये थ्योरी नॉलेज में नहीं आ सकता, कोर्स करके बिल्कुल नहीं आ सकता। ये मेरा मानना है कि आपको कभी भी नहीं आ सकता। ये डे बाय डे, आज भी मैं सीख रहा हूँ, मैं आज भी कुछ गलती करता हूँ तो वो मैं एक डायरी नोट करता हूँ, मैं इसमें लिख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये की थी, जो नेक्स्ट टाइम से मुझे अपने दूसरे इवेंट में नहीं करना है। तो इट्स एवरीडे लर्निंग प्रोसेस। आपको कोई लोग, छोटे लोग ही सिखा जाते हैं, कोई क्लाइंट ही सिखा जाता है कि ये अगर ऐसा होता तो ये और अच्छा होता, तो मुझे लगता है कि उसने सही बोला है, तो दैट्स अ लर्निंग फ्रॉम मी, ठीक है वो नेक्स्ट टाइम से हम वैसा नहीं करेंगे। डेफिनेटली जब आप कहते हो कि आप दुबई में वेडिंग कर रहे हो या सिंगापुर में वेडिंग कर रहे हो, या एक नई वेन्यू मिली है आपको, एक नए वेंडर्स मिल रहे हैं साउंड वाले, आप बाहर तो यहाँ का साउंड लेकर नहीं जा सकते, हो सकता है टेक्नीशियन आप ले जाओ, तो अब उन्हें हैंडल करना, मतलब हर बार एक नई किताब खुलती है
और आप नए अक्षरों से, नए पन्नों से रूबरू होते हो और एक नई जर्नी शुरू होती है। हर बार एक नई कहानी शुरू होती है। एवरीडे आपको न्यू बुक लिखनी मुझे एक वो इंसिडेंट भी आपका बड़ा प्यारा लगा जब क्लाइंट ने आपके लिए 3 साढ़े 3 मिनट तक ये कहा, है ना? तो क्या वही एक इवेंट था या इसके अलावा कोई और याद है जिसने आपको इमोशनल कर दिया हो? तो ऐसे मोमेंट्स बहुत आते हैं, मतलब वो मेरे लिए बहुत 2-3 मोमेंट्स है। थाईलैंड वेडिंग वाली जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था, मुझे ये मोमेंट्स सारे याद रहेंगे कि सर ये मोमेंट्स आप चाह के भी भूल नहीं सकते, मतलब ये आपको हर समझ लो याद आते ही रहते हैं। तोशनीवाल वेडिंग में जब शैंडिलियर्स वाली हुई, जब मैंने वार्नर ब्रदर्स किया, ये 3 मोमेंट्स जो मेरे लाइफ के मोमेंट्स है, मतलब करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत इमोशनल हो गया कि नहीं, ये मैंने ही कर दिया क्या, ये मैं ही कर रहा हूँ या मैंने ही कर दिया क्या। फिलहाल इन हाउस टीम कितने लोगों की है रोहित अभी आपकी? हमारी इन हाउस टीम इवेंट्स में 12 लोगों की है, एंड देन आई हैव ट्रैवल एजेंसी ऑल्सो, जो अपनी वर्टिकल्स में ऐड ऑन करते जा रहा हूँ। देन वी हैव स्पेक्ट्रम सॉल्यूशंस, जो मेरी लाइट साउंड की कंपनी है। क्या चीज़? लाइट एंड साउंड की। लाइट एंड साउंड की, ओके। तो वैसे अगर सिग्नेचर टीम बोले तो आप मोर देन 50%, 50 पैक्स। और इवेंट्स में तो खैर एन नंबर्स ऑफ, वो तो देखिए एंड नंबर्स ऑफ एज पर द इवेंट्स वो आते ही हैं, बट इवेंट हमारी जो कोर टीम है वो 50% की है। क्या बात है रोहित। हर एक इवेंट आप जिस ढंग से बता रहे हो और जिस ढंग से आपकी जर्नी रही है, डेफिनेटली अगर इंसान अच्छी नीयत के साथ और अपने जज्बे के साथ, हौसले के साथ और केवल बड़ा सोचे और बड़ी चीज़ों का ड्रीम करे तो सपने पूरे होते हैं। सपने तो पूरे होते हैं, 100% होते हैं। फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है इसके लिए, डेफिनेटली। मैं इवेंट मैनेजर से डेफिनेटली और अपनी आर्टिस्ट, मतलब ये वाला जो फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड, उसके लिए फैमिली लाइफ काफ़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कई कई दिनों तक। 100% सेक्रीफाइस तो करनी पड़ती है, बट आपको मैं जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया है, वो अब समय के साथ मैं चाहता हूँ कि वो भी लोग बदले। जैसे मैंने अपने बदला है, जो मैं सुबह 10 बजे उठता था, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 8 बजे उठना चालू कर दिया हूँ। तो वो 2 घंटे जो मुझे मिलते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो अपने फादर, मदर, वाइफ, मैं अपने फैमिली को दे सकूं। हम एक दिन में 3 मीटिंग कर रहे हैं, 4 मीटिंग्स कर रहे हैं, रात को 12-12 बजे तक मीटिंग कर, अब नहीं करते, 2 मीटिंग्स करेंगे, पर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी तो आप अच्छी चीजें बता नहीं पाएंगे, आप उनको आइडिया नहीं दे पाएंगे। आज मैं अपनी टाइम खराब कर रहा हूँ, मैं सामने वाले की भी टाइम खराब कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो तीसरी चौथी मीटिंग कर रहे हो उसमें तो आपने उनको सही आप इनपुट दे ही नहीं पा रहे हो। तो फैमिली टाइम सेक्रीफाइस हमने पहले बहुत किया। सेक्रीफाइस आपको हमारे लाइन पे करना ही पड़ेगा। आज नाइट्स जो भी प्रोडक्शन होते हैं उसमें नाइट्स हैं, बाहर रहना पड़ता है। जो डेस्टिनेशन वेडिंग का जो कल्चर है फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स, हम जो 80% वेडिंग्स कर रहे हो डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। तो पहले आपको रेकी करना है, वेन्यू फाइनलाइजेशन करना है, फिर प्रोडक्शन की रेकी करनी है, फिर सेम डे आपको जो इवेंट रहता है उसमें रहना है। तो वो हम मानो तो आप 70% तो हम घर के बाहर ही रहते हैं, घर के बाहर ही रहते हैं, बट उसके कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। वो चीज आप टाइम मैनेजमेंट वाली चीज आ गई है, आप उसमें भी अपना टाइम मैनेजमेंट, वो भी आप अपना काम समझ लो ना कि मुझे 2 घंटा देने हैं। 2 चीजें अगर मैं पूछूं रोहित, ये एक है जो सपना आपने देखा था और वो पूरा हो गया, एक ये है मैंने ये सपना देखा है और मैं पूरा करूंगा। तो ये दोनों कौन कौन से हैं? एक जो सपना आपने देखा था और वो पूरा कर लिया, एक जो सपना देखा है और वो जल्दी पूरा कर लेंगे आप। बहुत ही आपका अच्छा और टफ क्वेश्चन है ये। जो मैंने सपना देखा और जो मैंने पूरा कर लिया, ये मैं नहीं बोल सकता कि मैंने जो सपना देखा और पूरा कर लिया कि वो सपना मेरा भी बाकी है, कि जो मुझे पूरा करना है। हाँ, बट मैंने कुछ सपने में भी कुछ होते हैं कि मुझे ये करना था वो हो गया, ये करना था वो हो गया, बट जो मेरा मेन सपना है और जो मुझे पूरा करना है वो अभी बाकी है। बहुत अच्छी स्टोरी है इस पे भी। आप अगर मेरा कॉलर ट्यून सुनोगे, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पे छाऊं, बस यही मेरा ख्वाब है। तो ये मेरे कॉलर ट्यून जब से मैंने मोबाइल ली है और जब से कॉलर ट्यून मैंने कॉलर ट्यून बोल के कुछ लगता है, तब से मेरा एक ही कॉलर ट्यून, आज तक कॉलर ट्यून नहीं चली। मुझे बहुत अपने नेम फेम का बहुत है कि मुझे लोग जाने कि हाँ मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ, इंडिया का एस्टैब्लिश्ड इवेंट मैनेजर हूँ, और लोग मुझे जाने, लोग मुझे भी जानते हैं, बट वो नंबर 1 वाली जो चीज़ है ना, वो मुझे करनी है कि हाँ, कि मुझे जो जाने कि हाँ ये नंबर 1 इवेंट मैनेजर है और होगा। हाँ, लेकिन अब आप जिस लेवल पे हो तो लोगों ने एक ये तो एक्सेप्ट कर ही लिया है कि लाइक, बट वो एक टैग वाली चीज होती है ना कि हाँ नंबर 1, लोग मुझे रोहित बोले तो वो अग्रवाल खुद लगा दे। अच्छा, हाँ, मतलब और कंपनी का भी नाम साथ में आए। साथ खुद छोड़ दे कि हाँ ये रोहित है तो सिग्नेचर इवेंट्स सही वाला ही होगा।
तो वो वाली चीज़ें जो वो एक सपना है जो पूरा करना है आपने। मेरे ख्याल से रोहित, जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, सबके मन में ना ये पूरा एपिसोड देखने के बाद ना एक ऐसे हो गए होंगे कि जो ऐसे बैठे हुए हैं वो एक बार तो यूं हो गए होंगे आपसे मिलके कि भाई जिंदगी में कुछ तो उखाड़ लेना है, अब जिंदगी में कुछ तो कर लेना है। लेकिन इतने के बाद भी मैं आपको देख रहा हूँ कूल काम, बिल्कुल भी वो शरीर में एग्रेशन या वैसा नहीं करके जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ते रहो। अभी तक की अभी जिंदगी को एक वर्ड में निचोड़ दें तो अपनी जिंदगी को क्या कहेंगे आप इसमें से? स्ट्रगल भरी, बेड ऑफ रोजेज, सो मेनी थिंग्स स्टिल टू कम। अभी तक की ज़िंदगी में सो मेनी थिंग्स स्टिल टू कम, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है अभी तो। अभी मैं सोचता हूँ कि अभी तो मैं जो मेरी उम्र है या जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास अभी और भी बहुत टाइम है, ये मेरा है कि आई हैव 15 ईयर्स टू डू नाउ। अभी तो बहुत कुछ करना मेरा अभी बाकी है, जो भगवान के आशीर्वाद से, सब बड़ों के प्यार से वी आर ट्राइंग इट कि वो हम जल्दी हासिल कर सकें, बट सो मेनी थिंग्स येट टू कम। तो ये हैं रोहित अग्रवाल, सिग्नेचर इवेंट्स, जिन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से और इस इवेंट मैनेजमेंट को थ्योरी नॉलेज के हिसाब से भी सीखा, नौकरी की वहाँ से सीखा, और हमेशा अपने काम को जहाँ जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी यूं नहीं कि उनके लिए काम कर रहे हैं, अपना काम समझ के दिन रात मेहनत करके प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके और रिस्क लेने से कभी भी न चूकने वाले, और पहले डिसाइड कर लेना उसके बाद में उसे बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन देना, उस काम को बेहतरीन तरीके से करने की सोच रखकर रोहित अग्रवाल आज जहां पर हैं वहां पर हैं। रोहित, एज ए एल्डर ब्रदर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप जिस लेवल पे हैं आप और बहुत उन्नति करें, और जो नंबर 1 का टैग है आपको लगे न लगे, लेकिन वी नो कि यू आर नंबर 1। नहीं, ये तो जर्नी बहुत बाकी है, जर्नी बहुत बाकी है और आप उसमें पूरी तरह सक्सेसफुल हो, ये हमारी वेल विशेज है। थैंक यू सो मच। तो ये रोहित अग्रवाल, जिनसे बात करने के बाद बिल्कुल खून उबाल पे आ गया, और जितने लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं उन्हें भी लगा होगा कि बॉस अब जीवन में कुछ तो करना है और हमें भी किसी एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है। तो ये यादों की बारात जो आपको प्रेरणा देती है, ये यादों की बारात जो आपको किसी और के जीवन से सीखने का मौका देती है, ऐसे ही अगले एपिसोड में एक और ऐसी ही डायनामिक शख्सियत के साथ मिलेंगे, यादों की बारात विद दिनेश सोनी में। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।